मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का शीर्षक बड़ा ही डिमांडेड है और बड़ा ही विचारणीय है और बड़ा ही अनुकरणीय है, बड़ा ही अनुसरणीय है। इसको समझ लेने के बाद ज्योतिष के महत्व को आप पूरी तरह समझ जाएंगे। शीर्षक है जीवन की प्रत्येक घटना पूर्व नियोजित है। एवरी इवेंट इन लाइफ इज प्री प्लान्ड। जी हाँ मित्रों, घटना माने कार्य। कोई भी कार्य जो जीवन में है उसको ज्योतिष की भाषा में घटना या इवेंट कहते हैं। और जीवन में जो कुछ भी होता है वो प्री प्लान्ड है, प्री फिक्स्ड है, प्री मैनेज्ड है। हमारे जीवन में कोई घटना ऐसी नहीं है जो अनिश्चित है, अलिखित है, अचानक है, आकस्मिक है। हर घटना पूर्व नियोजित है, पूर्व निर्धारित है, पूर्व लिखित है, पूर्व फिक्स है। अब जब ये बात हम कहेंगे या आप सोचेंगे तो ये सवाल पैदा होता है कि जब हर चीज़ फिक्स है, पूर्व निर्धारित है, तो कर्म का क्या महत्व है, कर्म की क्या ज़रूरत है? उसका भी महत्व है, उसकी ज़रूरत है। उस पर अंत में प्रकाश डालूंगा। आपसे आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब करिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक करिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा कमेंट मेरे उत्साहवर्धन के लिए ज़रूर दीजिए। मैं उसका जवाब अवश्य देता हूँ। वीडियो को भगाइए नहीं, पूरा देखिए, तभी आनंद आएगा। यहाँ मैंने आज केवल एक केपी लग्न आमलिक कस्प चार्ट जो नेचुरल कुंडली है काल पुरुष की, मेष लग्न से शुरू होती है, उसी को दिया। आज पूरा विचार जो है व्याख्यानात्मक है। देखिए मित्रों, आप जब कोई घटना होती है अचानक तो कहते हो आकस्मिक घटना हो गई, दुर्घटना हो गई। लेकिन प्रकृति या ईश्वर के यहाँ से कोई दुर्घटना नहीं, कोई आकस्मिक घटना नहीं, ये पूर्व लिखित घटना है। और हमारे ज्योतिष का, चाहे हमारे देश के विद्वान हों चाहे पाश्चात्य विद्वान हों, सबने प्राय स्वीकार किया है कि हर चीज़ पूर्व लिखित है। और हमारे ज्योतिष का मूल आधार भी यही है। तो आइए इस विषय पर बात करें। जैसे जब किसी का बालक का या बच्चे का जन्म होता है, बालिका का जन्म होता है, तो एक निश्चित समय में एक निश्चित लग्न जो उदित हो रही है, एक निश्चित डिग्री पर होता है, अंश कला विकला पर, और निश्चित स्थान पर होता है, निश्चित अक्षांश रेखांश पर होता है और डिफर करता है एक दूसरे से एक दूसरे। और हमारे केपी सिस्टम में जो राशि नक्षत्र, उप नक्षत्र, उप नक्षत्र तक की थ्योरी गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने विकसित किया है। ये बहुत ही सटीक इसलिए है कि हम उसको ढूंढते हुए मिनट सेकंड तक पहुंच जाते हैं, उसमें कोई स्थूलता नहीं है। सिग्निफिकेटर्स आधारित फलादेश है। आप जानते हो कि लग्न कुंडली और कस्प कुंडली दो, पहले भी भाव कुंडली होती थी, लेकिन वो दशम लग्न या भाव मध्य को आधार मान के होती थी। लेकिन आज जो केपी सिस्टम में भाव कुंडली है, इसको कस्प चार्ट या कस्प कुंडली कहते हैं। ये भावारंभ कुंडली, एक कस्प माने होता है आरंभ बिंदु। तो उसी भाव कुंडली में हम बार बार कहते हैं, भाव कुंडली जो द्वादश भाव हैं उसमें सबलार्ड के माध्यम से द्वारा उसका फल देखा जाता है। और प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर जो है वो ग्रहों का सिग्निफिकेटर देखा जाता है। और इसमें भाव कुंडली के उप नक्षत्र स्वामी का सिग्निफिकेटर देखा जाता है। लेकिन वो उप नक्षत्र स्वामी और उसके नक्षत्रेश को देखा जाता है।
और जब कस्पल सिग्निफिकेटर्स हम देखते हैं तो कस्पल वो ग्रह प्लेनेट्स सिग्निफिकेटर को देखते हैं तो ग्रह किस नक्षत्र में है, किस उपनक्षत्र में है, और वह उपनक्षत्र स्वामी किस नक्षत्र में। इस तरह से हम उसको देखते हैं, आप बार बार देख लें। आज हम खासकर बात करेंगे कस्प चार्ट की भाव कुंडली। भाव कुंडली में 12 भाव होते हैं जिसमें देख के हमें बताते हैं कि आप अपने भाग्य में क्या लेके आए हो। मित्रों, इसके पूर्व विस्तार देने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे शास्त्र का, ऋषियों मनीषियों का, विद्वानों का, या ये कहिए पूर्व के वैज्ञानिकों का, जिनको ऋषि मनीषी कहा था, उनके अनुसार जो सार्वभौमिक मान्यता है कि मनुष्य के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक संचित, दूसरा प्रारब्ध और तीसरा क्रियमाण। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। जो कर्म आप करके आए हो या जो आज कर रहे हो, आज जो आप कर रहे हो क्रियमाण है, या पहले ज़माने में समय में जो किए वो भी क्रियमाण है, पूर्व जन्म। लेकिन उसमें से संचित कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो प्रारब्ध के रूप में अगले जन्म में उदित होते हैं, वही प्रारब्ध है। और फिर जो क्रियमाण हम करते हैं उसमें कुछ संचित होता है और कुछ निदान होता है और कुछ समाधान बनता है। तो अब मान लो आपकी कुंडली में प्रथम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 1, 5, 9, 11 बता रहा है। 1, 5, 9, 11 1, 2 भाव का उदाहरण दो। 1, 5, 9, 11 बता रहा है। इसका मतलब आप लंबी आयु लेके आए हो, दीर्घायु हो। और अगर आपकी कुंडली में 2, 1, 5, 9 और 11 ये दीर्घायु कारक भाव है। 1, 5, 9 और 11, और ये 2, 7, 6, 8 और 12, अर्थात 2, 6, 7, 8, 12, 2, 6, 7, 8, 12 ये अल्पायु कारक है। और दोनों का मेल जब होता है 1, 5, 9 और 2, 6, 7, 8, 12 ये मिश्रित आते हैं तो मध्याय होता है। इसी तरह से अगर लग्न भाव का सब लॉर्ड 1, 5, 11 को भी बता रहा है, 6, 8, 12 में से कुछ भाव बता रहा है, तो इसका मतलब आप स्वस्थ तो होगे लेकिन बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर 8वां भाव सबल रूप से आया है तो फोड़ा, फुंसी, ऑपरेशन, चोट, दुर्घटना, ये सब का सामना करना पड़ेगा। ये पहले भाव की बात। 6वें भाव से आपको रोग देखते हो तो रोग ये मानी 6ठा भाव। लेकिन ये 6ठे भाव का सब लॉर्ड रोग, शत्रु, ऋण भी दिखाता है, नौकरी भी दिखाता है, धन का स्रोत भी। लेकिन यही 6ठा भाव अगर 2, 6, 10, 11 से रिलेटेड है, नौकरी मिलेगी, धन देगा। लेकिन अगर यही 6ठा भाव 8 और 12 से रिलेटेड है तो रोग और बीमारी देगा। ये दूसरा भाव कुंडली का जो धन का कारक है, ये 2, 6, 10, 11, 7 ये भावों को देगा तो धन कमाने वाले, धन बढ़ने वाले भावों को बताएगा। लेकिन 5, 8, 12 अधिकतम बताएगा, धनवर्धक भावों के व्यय भावों को बताएगा, तो गरीबी और दरिद्रता बताएगा। इसी तरह से तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी बहुत अच्छा होगा, 3, 6, 11 बता रहा, 2 बता रहा है, तो लकी होगा वो आदमी, उसको लॉटरी से भी धन मिल सकता है। और यही तृतीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी भाई बहन के बारे में भी बताता है, यही छोटी यात्राओं के बारे में बताता है, ये एजेंसी के बारे में। यह आपका यूट्यूब चैनल जो चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब तृतीय भाव से ही देखे जाते हैं। चतुर्थ भाव का उपनक्षत्र स्वामी माता का तो है ही है, शिक्षा का भी है, भूम भुवन महान सुख का है। इसके बारे में हम देखते हैं, जो भाव में जैसे सिग्निफिकेटर आए होते हैं उसी तरह से फल मिलता है। इसी तरह से 5वें का
संतान भी देखते हैं, और खेल क्रीड़ा और अपव्यय भी इससे हो जाता है। कभी कभी जीवन जो है विलासितामय हो जाता है। फिल्म, कला, साहित्य, मंत्र, तंत्र, साधना, सिद्धि पंचम से होता है। छठवें से रोग, शत्रु, ऋण और नौकरी, अब बात है। सातवें से विवाह भी होता है, पार्टनरशिप भी होता है, कानूनी सलाहकार भी। आठवें से तो मृत्यु आप सभी जानते हो, और मृत्यु के बाद वरासत का धन, वसीयत का धन, ग्रेच्युटी होती है, प्रोविडेंट फंड होता है, और दुर्घटना का जो पैसा मिल जाता है ये सब होता है, जीवन बीमा होता है। आठवें से बहुत कुछ धन होता है, गुप्त धन होता है, भूगर्भ निधि होता है। नौवें से माँ पिता होता है, पुण्य होता है, पुण्य फल होता है, ऊंचा ग्रंथ लिखना होता है। नौवें भाव से PhD जो डिग्री की जाती है, डॉक्टर डिग्री, डॉक्टरेट, ये भी होता है। धार्मिक स्थान होते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, दीर्घ यात्राएं, लंबी यात्राएं, विदेश का भी ये संज्ञान लिया है। 10वां स्थान ऊंचाई का स्थान है, राजनीति का स्थान है, और आपके पद पदोन्नति का स्थान है, और चुनाव का स्थान है, अच्छे पदों की प्राप्ति का स्थान है, ये कर्म स्थान है। और ये 11वां सर्वत्र लाभ के लिए है। मित्रों से भी लाभ होता है, बड़े भाई से भी लाभ होता है, चारों दिशाओं से लाभ होता है। ये नाते 11वां भाव मस्ट माना जाता है। और 12वां भाव व्यय ही होता है, लेकिन जेल से, अस्पताल से, व्यय से, शमशान है, निर्जन स्थान से, यहाँ से धन भी आता है, और इनसे अन्य चीज़ें देखी। इस तरह से 12 भाव में जो फल लेके आप आए हो, आपकी कुंडली जो बताती है वो सब में वही नहीं बताएगी, आपका फल अलग है। अर्थात जो लिखा है वही होगा। और मेरा भी दुर्घटना हुआ था, बस से लड़ गया था। मैं तो ज्योतिषी हूँ, दुर्घटना कारक मेरी कुंडली है, कई बार मुझे चोट लगी, लेकिन चाहते हुए भी न चाहते हुए भी दुर्घटना हुई। क्यों हुई? क्योंकि ये प्री प्लान्ड है, पूर्व नियोजित है, उसको हो के रहना है। और हुई भयानक दुर्घटना, तमाम प्रयासों के बाद मैं बच गया, ये भी प्री प्लान्ड है। बहुत से लोग नहीं बचते, ये भी प्री प्लान्ड है। तो ये पूर्व नियोजित है सारी घटनाएं। अगर हम और आप ये कहते हैं कि नहीं आकस्मिक हो गया, या हम इसको पूर्णतया सुधार लेंगे, तो हमारा आपका वहम हो सकता। तो मित्रों, हमारे पूर्व जन्मकृत जो संचित प्रारब्ध और क्रियमाण हमने नाम लिया है, जो प्रारब्ध में आप लेके आए हों, इसमें 2 प्रकार के प्रारब्ध हम लेके आए हैं। एक दृढ़ मूल और एक शिथिल मूल है। हल्ला मत करो। दृढ़ मूल और शिथिल मूल। तो दृढ़ मूल माने जिसकी जड़ें गहरी हों, और शिथिल मूल माने जिसकी जड़ें उथले हों। तो दृढ़ मूल जो कर्म है हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के रूप में आ रहे हैं, उनका ये मतलब है कि उसका फल भोगना ही भोगना है। अगर हमने इतना पाप कर दिया है पुराने समय में, तो उसकी जड़ें इतनी गहरी है, किसी साधन से, किसी उपाय से, किसी निदान से दूर नहीं होगा, उसको भोगना ही पड़ेगा। जैसे मैंने भोगा, लेकिन कुछ उतना दृढ़ नहीं था, बच भी गया। उसी तरह से शिथिल मूल जो है, हल्का फुल्का बीमारी हो गई, चोट लग गया, या और कोई समस्याएं खड़ी हुई, तो उपाय द्वारा उसका समाधान हो। क्योंकि हमको कोई जानकारी नहीं है, इस नाते हम घटनाओं को की गंभीरता को समझते नहीं हैं। और दूसरा विषय, निदान करना भी हमारी मजबूरी है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हर चीज़ें प्री प्लान्ड हैं, हर कर्म प्री प्लान्ड है, तो अगर मैं आपके सामने वीडियो दे रहा हूँ, तो ये भी प्री प्लान्ड है, प्रकृति का ये निर्देश है कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो जो भी तिनका पलक झपकती है, ये भी प्रकृति का निर्देश है, या पूर्व लिखित है, पूर्व नियोजित। इस नाते हम ये और आप ये नहीं कह सकते कर्म क्यों,
कर्म तो करने की बाध्यता है आपकी। आपको ईश्वर ने बना के भेजा, अच्छी शरीर दे के, विवेक दे के, हाथ पैर दे के, कर्म करने के लिए ही भेजा है। और कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं हैं। हम अपने विवेक से, बुद्धि से अगर कर्म करोगे तो प्रारब्ध के रूप में आगे वाले जन्म में अच्छे फल मिलेंगे। वही तपस्या है हमारी। और अगर हम विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर पावन जी बता रहे हैं कि ये रत्न पहनिए, या यंत्र पहनिए, ये पूजा पाठ करिए, तो हमारी विशेषज्ञता है, उसमें कुशलता है। यूँ ही नहीं 470 वीडियो दे चुका हूँ। तो इसको जो मानेगा, जो समझेगा इस रहस्य को, वो तो मेरी बात को फॉलो करेगा और उपाय करेगा और ठीक हो जाएगा। क्योंकि इसी उपाय से ठीक होने उसका पूर्व लिखित है, पूर्व नियोजित है। लेकिन जो नहीं मानेगा, नहीं प्रयोग करेगा, या अपने मन से उल्टे सीधे रत्नों का प्रयोग करेगा, जो दक्ष नहीं है, कुशल नहीं है, अकुशल लोगों से राय लेके उपाय करेगा और हानि उठाएगा। तो ये भी लिखा हुआ है। तो मित्रों, हर चीज प्रीप्लान्ड है, आकस्मिक कुछ नहीं है। लेकिन कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए हम पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। सबसे श्रेष्ठ योनि में हम पैदा हुए हैं। पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब अपने अनुसार कर्म कर रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ईश्वर ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, तो हम उसका प्रयोग करके अगर चलेंगे और विचार करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय तो ठीक ही होगा। आज भी हम अधिकतम निदान कर ले जाएंगे। अगर अधिकतम निदान कर ले जाएंगे अपनी समस्याओं का, ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो यह भी प्रीप्लान्ड है। हमारा पाप का घड़ा इतना नहीं भरा था कि असाध्य हो गया। बहुत से लोगों को कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, असाध्य रोग हो जाते हैं, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो वो भी उनके पूर्व जन्मों के कर्म का फल है, उसको भोगना ही पड़ता है। आप छाता लगा लोगे, छतरी लगा लोगे, छत के नीचे पहुंच, तो तूफान को तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसका कुछ तो पानी, कुछ बौछार, कुछ आप पर आएगा उसका चपेट, लेकिन आप बच सकते हो। तो यही उपाय का विधान है। कोई भी उपाय जो बताया जाता है वो निश्चित कारगर होता है, लेकिन उसको फॉलो करने में, अपनाने, अगर अपनाते हो तब, और अच्छे आदमी से राय लेते हो तब। नहीं संजोग से आपके प्रारब्धवश आपको अच्छे आदमी की राय नहीं मिली, या अच्छे की राय मिल रही है, तो उसको आप अपनाओगे नहीं, दूसरी तरफ मुड़ गए। बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये सब प्रारब्ध की देन है मित्रों। तो हर चीज़ें जीवन में प्री प्लान्ड है। हमारे कहने का मतलब यही है। और कर्म भी प्री प्लान्ड है। आप करोगे कैसे नहीं, चुप नहीं रह पाओगे। और जिसके पूर्व लिखित जो पाया है कि उसको सोएगा ही, कुछ करेगा ही, अकर्मण्य हो जाएगा, पागल हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, शराबी हो जाएगा, जुआरी हो जाएगा, वो भी प्री प्लान्ड है। तो मित्रों, इसका कहने का मतलब ये नहीं कि हम अकर्मण्य हो जाएं, लेकिन हमारे शास्त्र का मूल आधार यही है ज्योतिष का। और इस सच्चाई को समझते हुए अगर हम आगे बढ़ें, हर चीज़ों पर विचार करें, तो निश्चित रूप से हमारा रास्ता सुगम होगा, हम मंजिल तक पहुंच भी सकते हैं। तो अगर मंजिल तक पहुंच गए, रास्ते को सुगम बना लिया, तो आज तो कुछ भोगना पड़ रहा है, अगले जन्म में अगर जन्म हुआ तो रास्ता आसान हो जाएगा, आप ऊंचाई पहुँचे। बहुत से लोग राजा बन के आए हैं, पैदा हुए हैं, तो क्यों हुए हैं? कहाँ गया तब चूक राज चूक न रहे? तपस्या थोड़ी सी चूकी है तो राजा बन गए। और राजा होकर के अगर चूक गए तो नर बनेंगे, नर होके चूक गए तो भोगेंगे। तो कुल मिला के हमारे कहने का मतलब, हमारे जीवन की प्रत्येक घटना पूर्व नियोजित है।
द्वादश भाव तक जो भी आपकी कुंडली में मिला है सब पूर्व नियोजित है, उसी के अनुसार सिग्निफिकेटर वगैरह हुआ है, उसी तरह कुंडली में आपके ग्रह बैठे और दशा अंतर दशा जो आती है उसी के अनुसार ग्रह की आती है। हाँ, बहुत से लोगों के तो प्रारंभ में निकाह की शादी होगी लेकिन दशा ही नहीं आई, दशा आई लेकिन प्रारंभ में नहीं। इस तरह से प्रारंभ और भाग्य और समय के समन्वय से ही घटना घटित होती है, लेकिन ये दोनों का समन्वय भी प्री प्लान्ड है। तो लंबी व्याख्या हुई और हम समझ रहे हैं कि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। वीडियो को बार बार देखिए और सुनिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बंद करता हूँ आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।